अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं कराऊंगी सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का जो 2017 का पेपर था सेक्शन बी रीजनिंग और नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल था कि वाई डू साइनिडेरियंस हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। तो जो साइनिडेरियंस होते हैं उनकी बॉडी इस तरह से होती है कि उसकी रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो आगे से उनकी बॉडी डिफरेंट होगी, पीछे से डिफरेंट होगी, या राइट और लेफ़्ट कोई अलग होगा। पूरी बॉडी इस तरह से होती है कि वो जहाँ से भी देखेंगे वो एक ही तरह के नज़र आते हैं। और रेडियल सिमेट्री होने का एग्जैक्ट मीनिंग ये हुआ कि जब हम उसको उनकी बॉडी को सेंटर से कट करते हैं तो जो दो इक्वल हाफ्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से ये एक पेन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से देखूँ या मैं इसको पीछे से देखूँ या मैं इसको कहीं से भी देखूँ, ये बिल्कुल सिमिलर है। और अगर मैं इसको यूँ कट करूँगी सेंटर से, सेंट्रल एक्सिस से, तो उसके दो आइडेंटिकल हाफ्स मुझे मिले हैं। क्योंकि इनकी बॉडी इस तरह से होती है कि इसकी रेडियल सिमेट्री होती है, इसी वजह से इनको एक ऐसा नर्वस सिस्टम चाहिए होता है कि इनकी बॉडी में स्टिमुलस कहीं से भी, अगर इनकी बॉडी में कोई स्टिमुलस आता है तो वो ऐसा नहीं है कि अगर आगे से आ रहा है तो उनको पीछे मुड़ के देखने में टाइम लगे। जिस भी तरफ से स्टिमुलस आता है इनको चाहिए होता है कि वो फ़ौरन उसकी तरफ, इनका सारा सिस्टम जो होता है उसकी तरफ राग़िब हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि इनके पास किस तरह का नर्वस सिस्टम होता है, डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ होने का मतलब ये है कि नर्व्स जो होती हैं वो आपस में एक नेटवर्क बना रही होती हैं। उनके नेटवर्क बनाने का मतलब ये हुआ कि वो मतलब ऐसा नहीं कि एक ब्रेन है उससे नर्व्स निकल, नहीं, सारी नर्व्स आपस में जो है वो इंटरकनेक्टेड, एक सारा नेटवर्क बन रहा है। वो हर हिस्से में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, फैला हुआ है हर डायरेक्शन में। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ज़रा सा उनकी बॉडी पे कहीं पे भी टच आता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हिस्सा रिस्पॉन्ड करेगा, उनकी पूरी बॉडी उस स्टिमुलस की तरफ जो होती है वो घूमना या फिर उसकी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उस एक स्टिमुलस की वजह से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनकी पूरी बॉडी में एक ही टाइम पे फैल जाती है, हर डायरेक्शन में मूव करती है। वो एक जगह से जहाँ से स्टिमुलस आया वहाँ से इन्फॉर्मेशन हर डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी इस तरफ जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम होने का कि ये जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं अपने स्टिमुलस को कैप्चर करने के लिए, अगर कोई प्रू वगैरह है। और इस तरह से जो है वो इसीलिए क्योंकि इनकी बॉडी की सिमेट्री इस तरह से होती है, इस वजह से इनको डिफ्यूज़ नर्वस सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगला सवाल था कि हाउ डज़ फ्रेश वाटर फिशेस रेगुलेट ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये वाला सवाल मैं आपको मॉडल पेपर की रीजनिंग में करवा चुकी हूँ। वहाँ पे मैंने आपको रीज़न दिखाया था कि वाई फ्रेश वाटर फिशेस प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। यहाँ पे इन्होंने पूरी ऑस्मो रेगुलेशन पूछी है, तो आप यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन का बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और फिर उस एक्सेस वाटर को डाइल्यूट यूरिन बना के एक्सक्रीट कर लेते हैं, तो बाज़ अक़्क़त इनकी बॉडी के सॉल्ट्स भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। तो उन सॉल्ट्स को ये एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने गिल्स से। बस ये बात ऐड कर देनी है, बाकी वो पूरा आंसर, वो पूरे नोट्स जो है वो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल था कि वाई पार्थिनोजेनेसिस इज़ कॉमन इन एंड्स। तो एंड्स के अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि उनकी एक इंडिविजुअल होती है जिसको क्वीन कहते हैं, ठीक है, फीमेल क्वीन होती है वो। क्योंकि इनके अंदर एक तो पहली बात कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, इसीलिए एब्सेंट होती है क्योंकि इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं कि वहाँ पे वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। पर दूसरी बात ये कि इनकी एक ही एडल्ट इंडिविजुअल होती है जो कि कैपेबल होती है रिप्रोड्यूस करने की, जो कि जिसका जेंडर होता है फ़ीमेल। तो फ़ीमेल जो होगी वो सिर्फ फ़ीमेल बना सकती है, लेकिन इनके मेल्स भी डेवलप होते हैं और ये जो मेल्स बनाती हैं इनसे ये मेटिंग नहीं करती, यानी इनको फर्टिलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं करती उन मेल्स को। वो मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं जो कि इनके हैप्लॉइड एग से डेवलप हो जाते हैं, और जब इनको फीमेल बनाना होता है तो बाज़ अक़्क़त ये अपने हैप्लॉइड से हैप्लॉइड दूसरे हैप्लॉइड एग के साथ फ्यूज़ करके फीमेल इंडिविजुअल बना लेती है, नहीं तो ये डायरेक्टली बाज़ अक़्क़त डिप्लॉइड एग्स भी जो होती हैं वो रिलीज़ करती हैं जो कि फ़ीमेल इंडिविजुअल के अंदर, एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाती है। तो रीज़न क्या हुआ कि पार्थिनोजेनेसिस क्यों कॉमन हो गई, क्योंकि पहली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, यानी कि अब जो रिप्रोडक्शन होगी वो एसेक्सुअली होगी। एसेक्सुअल में पार्थिनोजेनेसिस इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उसके अंदर ये होता था कि एक गैमेट बनता था और पेरेंट्स उसके अंदर ये होता था कि एक गैमेट बनता था और पेरेंट्स जो था वो एक पेरेंट होता था, यानी सेमी सेक्शुअल और या फिर सेमी एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन इनको फेवर करती है, इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। इसीलिए ये पार्थिनोजेनेसिस एंड्स के अंदर या बीज के अंदर कॉमन होती है। उसके बाद पूछा था कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन इन स्पोर्ट्समैन। मॉडल पेपर में रीजनिंग आया हुआ था कि मसल पुल जो होता है वो क्यों होता है स्पोर्ट्समैन या एथलीट के अंदर। उसके अंदर जो मैंने रीज़न लिखवाया था वही यहाँ पे भी होगा कि वो तमाम तर कंडीशन जो नॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। किस वजह से हो रही होती है, या तो डिहाइड्रेशन हो गई है बॉडी में, या लो ब्लड शुगर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। ये तीन रीज़न आपने लाजमी लिखने हैं। ये प्रॉपर आंसर नहीं है, प्रॉपर आंसर आप इस वाली वीडियो से, मॉडल पेपर की रीजनिंग से आपने देखना है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसका प्रॉपर आंसर आपने उससे देखना है। उसके बाद पाँचवा था कि व्हाट इज़ जेनेटिक मोनोटमी और इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ फाउंड।
तो जेनेटिक मोनोटनी जो होती है वो बेसिकली मोनोटनी का जो वर्ड है इसका मतलब होता है लैक ऑफ वेरिएशन, और जेनेटिक मतलब कि जीन्स के अंदर जो वेरिएशन नहीं आती, यानी इस तरह का फिनोमेना जिसमें जनरेशन टू जनरेशन कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे बन रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वो इस तरह के फिनोमेने को जिसमें इस तरह की प्रोजेनी बनती है उसको कहते हैं जेनेटिक मोनोटनी, जो कि हो रही होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने दोनों की हेडिंग बना के थोड़ा सा इसको वो कर दिया, बोल्ड कर दिया कि ये दोनों बातें आपने इसमें समझाई दी हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि हाउ इज़ SCID डिफरेंट फ्रॉम एड्स। तो ये वाला सवाल मैंने जो रिक्वेस्टेड रीजनिंग का पार्ट 1 कराया था उसमें मैं आपको 4 डिफरेंसेस बता चुकी हूँ, आप ये वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि हाउ डज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प अर्थवॉर्म इन लोकोमोशन। मॉडल पेपर के पार्ट 1 की रीजनिंग में मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस तरह से लोकोमोशन में हेल्प करता है, चाहे वो अर्थवॉर्म हो या कोई भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रखने वाला एनिमल हो, उसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसमें क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक अर्थवॉर्म का पूछा है तो आप स्पेसिफाई करके बताएंगे कि क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होने का मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है वो बॉडी फ्लूइड फिल्ड बॉडी होगी, और मतलब स्केलेटन जो होगा कोई हड्डी या कोई ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि अंदर से फ्लूइड है। तो क्योंकि स्केलेटन के अराउंड मसल होते हैं तो इस फ्लूइड फिल्ड बॉडी के अराउंड भी कुछ मसल्स होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी मूव करती है। अर्थवॉर्म में क्या होते हैं, हमारे पास जो होते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और बॉडी जो होती है आगे की तरफ मूव करती है। ये सारी बातें मैंने उसमें लिखाई भी थी, समझाई भी थी, यहाँ पे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए कि आपने ये लिखना है। उसके बाद सवाल था कि वाई साइनेप्स टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट। तो साइनेप्स क्या होता था, एक नर्व इम्पल्स का एक सेल से एक न्यूरॉन से किसी दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव करना, दूसरे सेल की तरफ मूव करना, वो टर्म होता था साइनेप्सिस थ्रू अ गैप। तो साइनेप्सिस के अंदर क्या चीज़ होती थी, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती थी, एक गैप होता था जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते थे, और एक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती थी। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन अक्सर कोई न्यूरॉन या एक्सॉन, यानी न्यूरॉन का पार्ट एक्सॉन ही होता था, और बीच में गैप होता था, वहाँ से फिर वो इम्पल्स ट्रैवल करके जाती थी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। जब भी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है वो कोई मसल सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं, उस तरह की साइनेप्स को हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। यानी सिंपल सीधे अल्फाजों में अगर कहें कि मोटर एंड प्लेट क्या होती है और साइनेप्स मोटर एंड प्लेट कब कहलाती है, तो उसको कहेंगे कि जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रही होती है नर्व से मसल के पास, यानी जब स्टिमुलेशन आ रही होती है नर्व से मसल सेल के पास, मसल स्टिमुलेट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसको हम कह रहे होते हैं उस तरह की साइनेप्स को मोटर एंड प्लेट। उसके बाद सवाल था कि वाई इज हाइपोथैलेमस कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। चैप्टर 1 की जो रीजनिंग की वीडियो थी उसका पहला सवाल उसमें मैं करवा चुकी हूँ, उसमें करवा चुके हैं हम, और उसके बाद मॉडल पेपर का जो पार्ट 1 का रीजनिंग है उसमें भी मैं आपको ये करवा चुकी हूँ, वहाँ से इसको देख लीजिएगा, नोट्स, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। अब आ जाते हैं नॉन रीजनिंग के ऊपर। तो पहला सवाल ये हुआ था कि डिफ्रेंशिएट करना है स्केलेटल और स्मूथ मसल के दरमियान। पहले डेफिनेशन बता देते हैं कि होते क्या हैं। मिनिमम आपको 4 डिफरेंसेस बताने होते, वाली बात मैं बार बार रिपीट करी हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने ही बताएं मिनिमम तो 4 बताएंगे। स्केलेटल मसल क्या थे, वो मसल जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड थे। स्केलेटल सिस्टम जो कि बॉडी की लोकोमोशन कराता है, जो हड्डियों के साथ जो मसल्स लगे हुए होते हैं वो स्केलेटल मसल होते हैं। स्मूथ मसल क्या होते हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, उनके उसमें जो मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाते थे। ये क्या होते थे, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं स्केलेटल मसल, लेकिन स्मूथ मसल्स हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होते, इनवॉलेंट्री होते हैं। फिर क्या बात थी कि स्केलेटल मसल जो थे वो अनब्रांच फाइबर थे, ब्रांचिंग नहीं हुई थी, लेकिन वो फाइबर की शक्ल में जो बहुत सारे फाइबर होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर। और स्मूथ मसल के अंदर जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। स्पिंडल शेप मतलब कि इस तरह के सेल्स रखे हुए होते हैं, आँखें नहीं है, ये सेल्स हैं। उसके बाद जो अगला सवाल था कि अगला डिफरेंस था कि ये जो होते हैं वो स्ट्राइटेड होते हैं, यानी इनकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है कि इसमें इस तरह से हमें स्ट्रिप्स या स्ट्राइटेशंस नज़र आती है, और स्मूथ मसल में कोई स्ट्राइटेशंस नहीं होती। उसके बाद 5वां डिफरेंस था कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड और बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, यानी एक भी न्यूक्लियस हो सकता है, 2 भी न्यूक्लियस हो सकता है एक मसल फाइबर के अंदर, स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर। और ये वाले जो होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इस तरह से बस एक ही न्यूक्लियस होता है एक फाइबर के अंदर। इसी तरह से जो ये फाइबर्स होते हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं, इस तरह से बहुत सारे फाइबर का एक बंडल बना हुआ होता है। और इसमें क्या होता है कि ये फाइबर्स इसके जो सेल्स होते हैं वो एक शीट की तरह पूरे इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं स्मूथ मसल में। उसके बाद अगला सवाल था कि वो कौन सा नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर सीजर्स रियकर होते हैं, और इसमें पेशेंट की कंडीशन क्या होती है। पहले आप बताएंगे कि वो नर्वस जो डिसऑर्डर होता है उसका नाम होता है एपिलेप्सी। पहले आप बताएंगे एपिलेप्सी रिकरेंट सीजर्स अकर। उसके बाद आप बताएंगे एपिलेप्सी क्या होती थी कि जो
बॉडी की वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से एकदम से बार बार झटके आ रहे होते हैं इंसान को। क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि टेम्परेरी जो होती है वो कुछ ऑल्टरेशंस आ रही होती हैं एक या एक से ज़्यादा फंक्शन में ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि कुछ कभी बहुत ज़्यादा वो एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइट होने लग जाते हैं। हमें पता है ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होता है, अगर उनका लेवल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी जो होते हैं कुछ इससे ओवर एक्साइट हो जाते हैं। ये दो तरह की होती है, या तो वो जनरलाइज होगी या वो पार्शियल होगी। तो हम इस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन बताएंगे। अगर जनरलाइज सीजर है तो उसमें क्या होगा, पेशेंट कम्प्लीटली जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बिल्कुल ही पूरा बेहोश हो जाएगा, बॉडी उसकी सख्त होने लगेगी और वही जो झटके और फिट्स आने लगते हैं, यानी आम ज़बान में एपिलेप्सी को मिर्गी का दौरा पड़ना भी कहते हैं। तो उसमें और फिर जो दूसरे पार्शलाइज सीजर्स होते हैं दूसरे तरह के, उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए बंदा बेहोश हो जाता है लेकिन उसको ऐसी कोई एबनॉर्मल उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन या बॉडी की एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं हो रही होती। ये आपने बता दी पेशेंट की कंडीशन। उसके बाद था कि डायग्राम लेबल कर दें। तो पहले आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या। एक बात मैं बता दूं, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पहले आप इसको पहचानेंगे तो आप इसकी वो करेंगे ना लेबलिंग। तो आइडेंटिफाई हमने क्या किया कि ये हेंस एग है, ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ लेबलिंग के नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था, ये इसका एक्टिव साइटोप्लाज्म वाला पार्ट था, ब्लास्टोडिस्ट था, ठीक है। ये जो उलझे हुए टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर था इसको चेलेजा कहते थे। ये एल्ब्यूमिन था जिसके अंदर ये पड़ा हुआ था हिस्सा, ठीक है। और ये जिस चीज़ से ये पूरा कवर हुआ हुआ था योग, इसको हम कहते थे विटलाइन मेम्ब्रेन। इसकी और भी लेबलिंग थी, तो इसका मतलब ये कि आपने ये जो फिगर 5.4 है इसको पूरा कर लेना है। इसके शेल के जो होते हैं 3 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होती है, अंदर वाली कैल्केरियस लेयर होती है मिडल वाली, और अंदर वाली इनर लेयर होती है, ये एयर स्पेस होती थी, ठीक है। ये जो होता है वो एग का योग होता था। तो आपने ये वाली लेबलिंग भी याद करनी है, मतलब इस डायग्राम को पूरा कर लेना है। इसके बाद बोले थे कि ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर एक नोट लिख दें। तो मैंने नोट में जो है उस तरह से 3 हेडिंग्स बना ली। अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो आप चाहें तो हेडिंग्स को स्किप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हेडिंग्स अच्छी लगती हैं, या हेडिंग्स नहीं बनाई तो पॉइंट्स बना लें। पहले बता देंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स थे क्या। वो एनिमल्स जिनको यानी कि जिनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है, क्योंकि एनिमल के अंदर हम प्लाज्मिड नहीं डाल सकते, तो लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि उसकी फॉरेन जीन्स उसके अंदर इंसर्ट कर दें। किस तरह से कि जब वो डेवलप होने से पहले, जब वो एग से बनता है, एग और स्पर्म की फ्यूजन से बनते हैं एनिमल्स, तो जो उनके एग्स होते हैं जिससे एनिमल बनेगा, ज़ायगोट बनेगा, उसी के अंदर अगर हम इंसर्ट कर दें कोई फॉरेन जीन, तो जब वो एक बेबी या एक एनिमल ग्रो करेगा तो वो उसके अंदर उसी जीन्स के साथ ग्रो करेगा और वो जीन्स उसकी अगली जनरेशन में भी जाएंगी। इस तरह के एनिमल्स जो बनाए हुए होते हैं जिसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी के जीन्स इंसर्ट किए हुए होते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसके लिए क्या होता है, जो जीन हम बनाते हैं फॉरेन जीन, उसकी पहले आइसोलेशन की जाती है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन या जो एनिमल की जीन होती है वो उस तरह की होती है कि उसके अंदर कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, इंट्रॉन्स, तो हमें उनको निकालना होता है, क्योंकि जब हम उससे वेक्टर बनाते हैं तो वो जो होता है वो एक्सप्रेस नहीं करता उन जीन्स को नॉन कोडिंग रीजन्स की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह से नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पहले ट्रांसक्रिप्ट बनता है, तो वो जो ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए होता है, हम उस ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए से हम इंट्रॉनिक रीजन्स को रिमूव कर देते हैं और सिर्फ जो कोडेड रीजन्स होते हैं, एक्सोनिक रीजन्स, उनको रहने देते हैं उस एमआरएनए के अंदर। तो फिर उसी एमआरएनए से हम एक और ट्रांसक्रिप्ट रीट्रांसक्रिप्ट कर लेते हैं उससे दोबारा से, क्योंकि वो पहले ही डीएनए से बना होता है, हम उससे दोबारा एक और डीएनए बना लेते हैं जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड कहते हैं। और क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है एमआरएनए, तो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, फिर उसको हम एक और एंजाइम की मदद से उसको डबल स्ट्रैंडेड कर लेते हैं और फिर उसको हम यूज़ करते हैं एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरडीएनए, जो कि एनिमल के अंदर इंजेक्ट होगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, इसकी मदद से जो है वो हम कुछ इस तरह की हमने ट्रांसजेनिक कार्ब्स प्रोड्यूस की थी जिसके अंदर अपनी मर्ज़ी की जीन इंजेक्ट की, और फिर उसकी वजह से उनके मिल्क के अंदर जो है वो ऐसी प्रोटीन प्रेजेंट हो गई थी जो सिर्फ ह्यूमन मिल्क के अंदर होती है, जैसे लैक्टोफेन, यानी अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स हम इससे बना सकते हैं। इसी तरह से जैसे फ़िशेज़, चिकन, काउस, इन सब की जो होती है वो बहुत सारी वैरायटी और हैवी वैरायटी और बिगर वैराइटीज़ जो होते हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला था अगला सवाल कि एविडेंसेस बता दें वेस्टिजियल ऑर्गन्स से कि एवोल्यूशन हुई है मैन की। तो पहले हम बता देंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या थे, कि वो रिग्रेसिव ऑर्गन्स जो माने जाते हैं कि वो उस मैन के अंदर या उसके एंसेस्टर के अंदर पहले ज़्यादा फंक्शनल और डेवलप थे और अब मैन के अंदर नॉन फंक्शनल हैं और वो अब किसी काम के नहीं हैं, लेकिन होते हैं प्रेजेंट एज अ रेमिनेंट। तो वो कौन से होते थे, हम इसको प्रूफ कर देंगे। 4 एविडेंसेस जो थे, जैसे कि कॉकेक्स बोन जो होती है, जो टेल बोन होती है हमारे पास, जो पीछे बैक बोन होती है, वर्टिब्रा होता है, उसके बाद उसका फिर एक सैक्रल रीजन होता है, उसके बाद फिर छोटी सी टेल बोन होती है। ये टेल बोन मानी जाती थी कि ये मानी जाती है कि ये दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर अभी भी टेल के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है एज अ टेल बोन, लेकिन मैन के अंदर एक रेमिनेंट स्ट्रक्चर है। उसी तरह से अपेंडिक्स जो होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि उस तरह के ग्रेजिंग एनिमल्स में आज भी जो है सेल्यूलस की डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करिए, मैन के अंदर बहुत ही नॉन फंक्शनल। इसी तरह से निक्टेटिंग मेम्ब्रेन थी,
जो कि बर्ड्स आजकल बर्ड्स वगैरह में, वैसे बर्ड्स वगैरह में ज़्यादा डेवलप है, और उनकी आई को जो है वो प्रोटेक्शन के तौर पे, मतलब वो उससे निकटेटिंग मेम्ब्रेन से अपनी आई क्लोज भी कर लेते हैं, फिर भी उनकी विजन क्लियर होती है। हम तो आईलिड बंद करते हैं, हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अगर वो आईलिड अपनी बंद करेंगे निकटेटिंग मेम्ब्रेन, उनको फिर भी विजिबल होती है चीज़ें। तो ये मैन के अंदर भी जो है वो इसके बहुत रेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं, जो बहुत थोड़े से रेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं। इसी तरह से एयर के मसल्स हैं, हमारे एयर मसल्स इतने फंक्शनल नहीं है कि हम उससे अपने एयर को मूव कर सकें, लेकिन डॉग्स और दूसरे एनिमल में इनका ये फंक्शन होता है, मैन के अंदर फंक्शन नहीं होता। उसके बाद अगला सवाल था कि नोट लिखना था इंडेंजर्ड स्पीशी के ऊपर। ये रिक्वेस्टेड रीजनिंग की नॉन रीजनिंग वाली वीडियो में मैं करवा चुकी हूँ, वहाँ पे मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी, कॉज बताई थी, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान कि मैंने 3 हेडिंग्स करके इस पे पूरा नोट लिखवाया था इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे। इसी तरह से अगला सवाल था कि ओजोन लेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड, हाउ ओजोन लेयर इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड। ये वाला सवाल भी मैं नॉन रीजनिंग की जो रिक्वेस्टेड वीडियो करवाई थी उसमें मैं आपको बता चुकी थी, ओजोन लेयर की डेफिनेशन बताई थी, फिर मैंने डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की हेडिंग बताई थी और इफेक्ट्स बताए थे। यहाँ पे सिर्फ पूछ रहे हैं किस तरह से डिस्ट्रॉय होती है, तो आप सीधे 2 हेडिंग्स वहाँ से नोट से देख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे इसकी सब हेडिंग बना के ओजोन लेयर के बारे में बता दें। उसके बाद अगला सवाल था राइट अ नोट ऑन यूट्रोफिकेशन और अल्गल ब्लूम। तो मैंने इसकी एक डेफिनेशन टाइप इसकी डिस्क्रिप्शन बना ली है कि वो लेक्स जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से अलगाए जो होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। अलगल की ग्रोथ को जो है वो अल्गल ब्लूम या फिर यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, और इस तरह की लेक्स को यूट्रोफिक लेक्स कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। और दूसरी हेडिंग इसकी कॉजेज़ की जो मैंने कराई थी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन। ये वाला सवाल जो है वो मॉडल पेपर की रीजनिंग वाले पार्ट 2 में मैं करवा चुकी हूँ, वहाँ से इस हेडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे आके 2017 का सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, रीजनिंग नॉन रीजनिंग। यहाँ तक आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।